आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम रणजीत सिंह की शासन व्यवस्था पर की जानकारी प्राप्त करेंगे। मध्य युग के सभी शासकों की भांति रणजीत सिंह की शासन व्यवस्था भी एक तंत्रीय शासन व्यवस्था थी। शासन के समस्त सूत्र उसके अधिकार में थे। राज्य के प्रत्येक महत्वपूर्ण मामलों में उसका निर्णय अंतिम होता था। अपने अधिकारियों के कार्यों पर रणजीत सिंह पूरी निगरानी रखता था। उसके शासनकाल में अधिकारियों को अनैतिक उपायों से धन संपत्ति जुटाने का अवसर नहीं दिया जाता था। अधिकारी की मृत्यु होने पर सरकार धन संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेती थी और मृत अधिकारी के परिवार को भरण पोषण लायक धन दे दिया जाता था। राजकीय सेवाओं में विशेषकर उच्च पदों पर योग्यता को महत्व दिया जाता था और सिखों के अलावा अन्य लोगों को भी उच्च पदों पर नियुक्ति दी जाती थी। रणजीत सिंह ने डोगरे राजपूतों को भी अपनी सेवा में नियुक्त कर रखा था, जिसमें ध्यान सिंह, गुलाब सिंह, सुचेत सिंह नामक तीनों भाई और ध्यान सिंह का लड़का हीरा सिंह मुख्य थे। मुस्लिम सरदारों में फ़कीर अजीजुद्दीन और नूरुद्दीन मुख्य थे। यूरोपियनों में वेंचुरा और अलार्ड प्रमुख थे। इससे स्पष्ट है कि रणजीत सिंह ने गुरुमत अर्थात सिखों की प्रजातांत्रिक पद्धति को महत्व नहीं दिया और निरंकुश शासन की स्थापना की थी। परंतु रणजीत सिंह का निरंकुश शासन मध्यकालीन शासकों की भांति स्वेच्छाचारी नहीं था। वह उदार प्रशासक था, जिसमें राज्य के सभी समुदायों के कल्याण का ध्यान रखा जाता था। स्वयं रणजीत सिंह अपने को खालसा का प्रतिनिधि मानता था। कनिंघम ने लिखा है कि उसने अपने प्रत्येक कार्य से यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि वह गुरु के लिए तथा सिख समुदाय के लिए कार्य कर रहा है। वह आज्ञापत्र जारी करते समय केवल सरकार या सरकार खालसा शब्द का ही प्रयोग करता था। उसने अपने नाम के सिक्के भी नहीं डलवाए। उसके सिक्कों पर नानक सहाय या गोविंद सहाय अंकित रहता था। सिखों की भावनाओं का आदर करते हुए उसने आडंबरपूर्ण पदवियों का भी कभी प्रयोग नहीं किया। धार्मिक कट्टरता को प्रोत्साहन नहीं दिया। वह प्रजा की शिकायतों को स्वयं सुनता था और उन शिकायतों की जांच पड़ताल की जाती थी और संबंधित अपराधियों को कानून के अनुसार सजा दी जाती थी। अपराध सिद्ध होने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही भी की जाती थी। इसीलिए उसके शासन में प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की दृष्टि से रणजीत सिंह ने अपनी सहायता के लिए 5 प्रमुख मंत्रियों को नियुक्त कर रखा था। ये रणजीत सिंह को प्रत्येक विषय पर सलाह देते थे। इनमें वज़ीर का स्थान सबसे महत्वपूर्ण था। ध्यान सिंह रणजीत सिंह का वज़ीर था, डोगरा सरदार था। वज़ीर के बाद विदेश मंत्री अजीजुद्दीन का पद बहुत महत्वपूर्ण था। राज्य का प्रधान सेनापति सुरक्षा मंत्री भी होता था और वित्त मंत्री का पद भी महत्वपूर्ण होता था। वित्त मंत्रियों में भवानी दास और दीनानाथ के नाम उल्लेखनीय हैं। मंत्रियों के अलावा 12 प्रशासनिक विभाग भी कायम किए गए थे, जो शासन के विभिन्न कार्यों की देखभाल करते थे। इस तरह से रणजीत सिंह की शासन व्यवस्था एक तंत्री होते हुए भी उसमें वह सलाह से कार्य करता था। अब है सूबों की क्या शासन व्यवस्था थी। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों अथवा प्रांतों में बटा हुआ था। ये 4 सूबे थे: कश्मीर, मुल्तान, पेशावर और लाहौर। सूबे का सर्वोच्च अधिकारी नाजिम होता था। नाजिम पद पर रणजीत सिंह के विश्वस्त व्यक्ति की ही नियुक्ति की जाती थी। सूबे का दूसरा मुख्य अधिकारी कारदार होता था। एक निश्चित भूभाग के शासन की निगरानी रखता था। सूबे फिर आगे परगनों में विभाजित थे, परगना तालुकों में, और प्रत्येक तालुकों में 50 से लेकर 100 तक गांव होते थे। स्थानीय शासन पंचायतों के हाथ में था। ये पंचायतें अपनी बुद्धि के अनुसार शासकीय कार्यों को अंजाम देती थी। अब हम देखते हैं कि रणजीत सिंह का वित्तीय प्रशासन।
राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था। ऐसा अनुमान है कि रणजीत सिंह के राज्य की वार्षिक आय लगभग 3 करोड़ रुपए थी, जिसमें से 2 करोड़ रुपया भूमि कर से प्राप्त होता था। भूमि कर की वसूली पर पूरा ध्यान दिया जाता था। कारदार नामक अधिकारी फसल काटने के समय किसानों से भूमि कर वसूल करते थे। किसानों से उनकी भूमि की उर्वरता के आधार पर 33% से 55% भाग तक कर वसूल किया जाता था। राज्य के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कर की दर अलग अलग थी। मुल्तान क्षेत्र में कर की दर सबसे कम थी। कर जो है पहले बटाई पद्धति के आधार पर, बाद में कनकुत पद्धति के आधार पर वसूल किया जाता था। इसके अंतर्गत खेत में खड़ी फसल के आधार पर ही राज्य की मांग निर्धारित कर दी जाती थी। बाद में भूमि कर की वसूली का काम नीलामी के आधार पर ऊंची बोली बोलने वाले को दिया जाने लगा। भूमि कर वसूली के लिए कामदारों की सहायता के लिए कानूनगो और पटवारी नियुक्त थे। इन लोगों को राज्य की ओर से वेतन के अतिरिक्त वसूल किए हुए लगान का 5% भाग कमीशन के रूप में दिया जाता था। रणजीत सिंह ने किसानों की भलाई का हमेशा ध्यान रखा और निर्धारित दर से अधिक कर वसूल करने वाले अधिकारियों को सजा दी। राज्य को अन्य जिन करों से आय होती थी वे थे सीमा शुल्क और आबकारी कर। नमक उत्पादन पर राज्य का एकाधिकार था और नमक कर से भी राज्य को पर्याप्त आय होती थी। जागीरों से भी राज्य को आय होती थी। रणजीत सिंह की न्याय व्यवस्था। रणजीत सिंह की न्याय व्यवस्था लिखित कानून पर आधारित नहीं थी। उसकी न्याय व्यवस्था स्थानीय परंपरागत रीति रिवाज तथा सामाजिक प्रथाओं पर आधारित थी। यही कारण है कि पूरे राज्य में एक समान न्याय व्यवस्था नहीं थी। मुसलमानों के मामलों में इस्लामिक नियमों का पालन किया जाता था और उनके आपसी अभियोग का निर्णय काजी किया करते थे। न्याय करने के लिए रणजीत सिंह ने अलग से अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की थी। गांव के झगड़ों का फैसला ग्राम पंचायतें करती थी। प्रांतों में नाजिम और कारदार न्याय करते थे। जागीरी क्षेत्रों में जागीरदार न्याय करते थे। राजधानी लाहौर में राज्य की सर्वोच्च अदालत थी, जिसे अदालत उल ओला कहा जाता था। इसमें राज्य के उच्चाधिकारी न्याय प्रदान करते थे। रणजीत सिंह स्वयं राज्य का प्रधान न्यायाधीश था और जटिल तथा महत्वपूर्ण मामलों की अपीलें वह व्यक्तिगत रूप से सुनता था। राज्य का दंड विधान काफ़ी कठोर था। अपराधियों के हाथ पैर काट दिए जाते थे। आर्थिक जुर्माने भी दिए जाते थे। अब हम देखते हैं रणजीत सिंह के शासन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़, वो है रणजीत सिंह की सैनिक व्यवस्था। राज्य विस्तार और राज्य की सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली सेना की आवश्यकता थी। अतः रणजीत सिंह ने प्रारंभ से ही सैनिक व्यवस्था में गहरी रुचि ली। कुछ विद्वान इतिहासकार मानते हैं कि प्रशासन के क्षेत्र में रणजीत सिंह की सबसे बड़ी उपलब्धि एक नए सैन्य प्रशासन की स्थापना है। रणजीत सिंह के पूर्व पैदल सैनिकों को विशेष महत्व नहीं दिया जाता था। उनके प्रशिक्षण और अनुशासन में गहरी कमी पाई जाती थी। रणजीत सिंह ने एक प्रशिक्षित सेना का गठन किया। इस सेना के 2 भाग थे, फौज ए खास और फौज ए बेकवायद। फिर फौज ए खास को फिर आगे हम 3 भागों में देख सकते हैं। उसका एक भाग था घुड़सवार, दूसरा पैदल और तीसरा तोपखाना। तीनों अंगों में रणजीत सिंह ने प्रशिक्षण पर पूरा ध्यान दिया और प्रशिक्षण के लिए उसने 2 फ्रांसीसी अधिकारी एलार्ड और वेंचुरा को नियुक्त किया। इनके द्वारा दिए गए प्रशिक्षण के फलस्वरूप रणजीत सिंह की सेना अद्वितीय बन गई। प्रायः अंग्रेज अधिकारियों को अपनी सेना के निरीक्षण करने का अवसर देता था ताकि अंग्रेज उससे टकराने की बात न सोचे। 1838 में लॉर्ड ऑकलैंड ने रणजीत सिंह की सेना का निरीक्षण करने के बाद उसे विश्व की योग्यतम सेना बतलाया था। दूसरी विशेषता एक शक्तिशाली तोपखाने की स्थापना है।
1810 में पहली बार दरोगा ए तोपखाना नामक पदाधिकारी नियुक्त किया गया। 1827 में जनरल कोर्ट को तोपखाने का काम सौंपा गया और 1832 में कर्नल गार्डनर को तोपखाने के पुनर्गठन का काम सौंपा गया। तोपखाने को 3 भागों में विभाजित किया गया। तोपखाना एजेंसी, इस भाग के अंतर्गत मध्यम और भारी वजन की तोपें रखी गई। तोपखाना एएसपी, इसमें हल्की तोपों को रखा गया। और जबूर खाना, तोपों के निर्माण के लिए तथा अन्य प्रकार के शस्त्रों के निर्माण के लिए लाहौर में कारखाने कायम किए गए। जिन सिख घुड़सवारों को सैनिक प्रशिक्षण पसंद नहीं था, उन्हें फौज ए बेकवायद में रखा गया। इसमें भी 2 प्रकार के सैनिक होते थे, घुड़चढ़ा खास और मिसलदारों के अनुयायी। घुड़चढ़ों को अपने घोड़ों की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ती थी और इसके लिए उन्हें राज्य से वेतन दिया जाता था। रंजीत सिंह ने बहुत से मिसलदारों को जीतकर अपने अधीन कर लिया था। ये मिसलदार अपने अनुयायियों के साथ सैनिक सेवा प्रदान करते थे। रंजीत सिंह की सैन्य व्यवस्था की तीसरी मुख्य विशेषता नियमित रूप से सैनिकों को नकद वेतन देना था। सैनिकों की भर्ती के लिए राज्य की ओर से दबाव नहीं डाला जाता था। उसकी सेना में अधिकांशतः सिख और जाट सैनिक थे, लेकिन मुसलमानों और अन्य जातियों के लोग भी सम्मिलित थे। सैनिक भर्ती के समय रंजीत सिंह स्वयं उपस्थित रहता था। सेना में अनुशासन पर अधिक ध्यान दिया जाता था और अनुशासनहीनता के मामलों में सख्त सजा दी जाती थी। रंजीत सिंह की सैन्य व्यवस्था पूर्णतः दोष रहित नहीं थी। एक बहुत बड़ा दोष यह था कि सैनिकों और अफसरों की उन्नति के लिए कोई निश्चित नियम नहीं थे। दूसरा दोष यूरोपीय सैनिकों एवं अधिकारियों को अधिक वेतन देना था। इससे सिखों में असंतोष उत्पन्न हो गया था। इस तरह से रंजीत सिंह की सैनिक व्यवस्था एक बेहद अच्छी व्यवस्था थी। अब जब हम रंजीत सिंह का मूल्यांकन करते हैं तो रंजीत सिंह का 19वीं शताब्दी के शासकों में एक महत्वपूर्ण स्थान निश्चित रूप से है। महान सेना नायक, संगठनकर्ता और प्रशासक के रूप में जब उसने अपने मिसल की गद्दी संभाली, तब पूरा पंजाब और उत्तर पश्चिमी प्रदेश राजनीतिक अस्थिरता से रोगग्रस्त था। सिखों की 12 मिसलें आपस में संघर्षरत थी। उत्तर पश्चिम में अफगानों आपसी कलह था। इनके कारण पंजाब का सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त था। ऐसी परिस्थिति में एक छोटी सी मिसल का सरदार रंजीत सिंह सभी मिसलों को एकता के सूत्र में बांधकर एक शक्तिशाली सिख राज्य की स्थापना के कार्य में जुट गया। इससे उसकी सैनिक प्रतिभा और संगठनकर्ता की योग्यता स्पष्ट हो जाती है। रंजीत सिंह ने जिस अफगान शक्ति ने मुगल साम्राज्य को छिन्न भिन्न करके पंजाब तक के भूभाग पर अपना शासन स्थापित कर लिया था, उससे संघर्ष करके और उसे परास्त करके भारतीय क्षेत्रों में उसके प्रभाव का अंत करना एक सामान्य उपलब्धि नहीं थी और रंजीत सिंह की इस उपलब्धि का अंग्रेज़ों ने पूरा लाभ उठाया। उन्हें अनायास ही एक विशाल संगठित क्षेत्र प्राप्त हो गया। इससे भी बढ़कर महत्वपूर्ण बात यह है कि रंजीत सिंह की विजयों ने भारत की कमज़ोर समझे जाने वाली उत्तर पश्चिमी सीमांत को सुदृढ़ बना दिया। रंजीत सिंह ने गुरु गोविंद सिंह के अधूरे कार्य को पूर्ण किया। उसने सिखों में आत्मविश्वास पैदा किया, उन्हें संगठित करके उनका एक राष्ट्रीय शक्ति के रूप में रूपांतरण कर दिया। रंजीत सिंह की विशेषता यह भी है कि उसने यूरोपीय सैनिक अधिकारियों को अपने प्रति निष्ठावान बने रहने के लिए विवश कर दिया। अन्यथा अनेक भारतीय शासकों ने यूरोपियनों की सेवाएं प्राप्त की, परंतु समय आने पर वे विश्वास पात्र सिद्ध नहीं हुए। सेना को गोला बारूद और अस्त्र शस्त्र के लिए अन्य शक्तियों पर निर्भर न रहना पड़े, इसके लिए उसने कई कारखाने स्थापित किए।
उसने बिना किसी भेदभाव में राज्य को सभी धर्मों एवं वर्गों के लोगों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया। लेकिन इसका एक बुरा परिणाम यह निकला कि राज्य में दलबंदी शुरू हो गई, जो सिख राज्य के पतन का कारण बनी। एक अन्य दोष सेना को अधिक महत्व देना था। सैनिक अधिकारियों को अधिक महत्व देकर उसने असैनिक अधिकारियों का प्रभाव गौण बना दिया। इससे राज्य की राजनीति में उनका प्रभाव बढ़ गया। उनका बढ़ता हुआ प्रभाव अंत में राज्य के पतन का कारण बना। इस तरह से इसमें कोई संदेह नहीं है कि रणजीत सिंह, हालांकि अंग्रेज़ों के प्रति जो उसकी नीति थी, कुछ लोग उसका जो औचित्य है उस पर संदेह व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि रणजीत सिंह की जो अंग्रेज़ों के प्रति नीति थी वो वैसी थी जैसे रणजीत सिंह घोड़ा हो और अंग्रेज़ घुड़सवार। वस्तुतः रणजीत सिंह अंग्रेज़ों की नीति का सही मूल्यांकन नहीं कर पाया या सही कदम उठाने से चूक गया। फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि रणजीत सिंह अपने समय का एक महान नेता, सेना नायक और प्रशासक था। अपने व्यक्तिगत जीवन में कट्टर सिख था, परंतु एक शासक के रूप में वह धार्मिक रूप से सहिष्णु था। विलासी जीवन पसंद होते हुए भी उसने प्रशासनिक कार्यों की अवहेलना नहीं की। अशिक्षित होते हुए भी वह विद्वानों का भारी आदर करता था। अपने इन्हीं गुणों के कारण वह अस्त व्यस्त सिख जाति को एक शक्तिशाली एवं सुसंगठित राष्ट्रीय शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करने में सफल रहा।